नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पीकिंग ट्री के बारे में। तो यहाँ पर बात की गई द रियल पावर ऑफ योगा। योग की असल शक्ति क्या है। तो बात कर रहे हैं कि आपने फ्रेसेस ऐसे सुने होंगे जहाँ पर आपको वर्ड सुनाई दिया होगा पावर योगा। कई बार ये बोलते हैं पावर ब्रीथिंग, और कई कई बार शायद ये भी बोलते हैं पावर मेडिटेशन। तो ये जो फ्रेसेस हैं ये एक इमेज यहाँ पर कन्वे करते हैं कि जैसे कोई यहाँ पर रेसलर जो है वो लड़ रहा है और अपने आप को जो है यहाँ पर पंच मार रहा है किसी को, तो वो ये चीज़ दिखा रहा है कि देखो कितनी पावर है। और साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि कोई यहाँ पर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बीफ अप कर रहा है। तो वहाँ पर ये वर्ड जो है ऐसी फ्रेसेस यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इमेज बननी शुरू हो जाती है माइंड में जब भी ऐसे वर्ड हमारे दिमाग में जहाँ हमें सुनने को मिलते हैं, पावर योगा, पावर ब्रीथिंग और पावर मेडिटेशन। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके साथ अगर लगा दिया जाए सुपर, ओके, तो इससे ऐसे ही लगता है कि जैसे उसमें पता नहीं क्या नया डाल दिया, लेकिन होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें जो प्रैक्टिशनर होते हैं मेडिटेशन के, वहाँ पर ये वो पावर नहीं जो यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर कौन सी पावर की बात हो रही है जो उपनिषद हमें बताते हैं, कह रहे कि अगर किसी व्यक्ति के पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो वो अपनी आत्मा को जो है नहीं प्राप्त कर सकता, खोज नहीं सकता उसको। ओके, अपनी आत्मा को खोज नहीं सकता। तो यहाँ पर जो पावर का जो वर्ड एक्चुअल में होता है, जो प्रैक्टिशनर होते हैं मेडिटेशन के, वो रेफर करता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी की हम बात करें। ओके, तो स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर पावर बोला जाता है इस क्षेत्र में। और आगे बात कर रहे हैं जो पतंजलि के योग सूत्र है, वहाँ पर बात की गई है वीर्य के बारे में। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने समाधि अटेन करनी है, जब ब्रह्मचर्य अपनाना है, तो जो उनके यहाँ 5 रास्ते बताए गए हैं योग सूत्र में, तो उनमें से एक है वीर्य का रास्ता, कि उसकी जो कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करके चलते हैं और कैसे जो है अपना ब्रह्मचर्य जो है उसको उत्पन्न करते हैं। तो आपका जो ब्रह्मचर्य है वो यहाँ पर प्रकट होगा जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, जितना आपका यहाँ पर कंट्रोल होगा। और वीर्य कहाँ से निकल कर आता है? श्रद्धा से। ओके, जैसी भी आपकी कन्विक्शन होती है और आपके अंदर धीरे धीरे यहाँ पर एक शक्ति जो है उत्पन्न होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी आती है कि आप किसी को दीक्षा दे सको। ओके, जिसको यहाँ पर इनिशिएशन बोलते हैं, शुरुआत करनी किसी चीज़ की, जिसको हम शक्तिपथ भी बोलते हैं। तो इसमें ये सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है कि आप जो है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, ठीक है, वो अपने जो शिष्य है उसको आप प्रदान कर सको। तो इसको कहते हैं, इसका सच्चा मतलब निकल कर आता है पावर योगा। एक्चुअल में ये पावर योगा है जब आप आत्मिक, आपका बल जो है काफ़ी ऊंचा उठना शुरू हो गया है, आपका जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है काफ़ी ऊपर उठना शुरू हो गया है, जो भी आप बोल रहे हो बहुत सोच समझ कर बोल रहे हो, आपका जो दिमाग है, ओके, वो आपके कंट्रोल में है। ओके, मतलब कि कहने का मतलब जो 5 तरह के विकार होते हैं उनके ऊपर आपका जो है आपकी हुकूमत होनी शुरू होगी। तो ऐसी सिचुएशन आपने बना ली है, तो वीर्य का यहाँ पर पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो इस तरीके से आप जो है अपनी शक्ति है उसको ट्रांसफर कर सकते हो अपने शिष्य में। तो पुराना इतिहास उठाकर देखें तो यही होता रहा है। जिन जिन भी शिष्य और गुरु का नाम हुआ है विश्व में, तो वो उन्होंने यही प्रक्रिया को जो है अच्छे से किया है और ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है, लेकिन हारे नहीं है, चलते रहे हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ योगा। पावर इन योगा का मतलब है कि किसी के गुस्से की आग को आप बुझा पा रहे हो। ओके, जैसे कि एक जो टाइगर होता है उसको आप पालतू बना रहे हो, उसको आप काबू में कर रहे हो। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं कि आप जो है आने वाले समय में जो भी आपके पास आए, ठीक है, जिसके पास काफ़ी जोश है, ठीक है, उसकी मेंटल स्टेट को आप अलर्ट कर पा रहे हो, उसको सही कर पा रहे हो। ओके, और मेंटल स्टेट को अगर कोई सही कर देते हो तो पूरा का पूरा इंसान ही सही हो जाता है। तो फिजिकली तो बंदा अपने आप को फिट कर लेता है, लेकिन मेंटली फिट करने के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी हो जाता है, लेकिन लगे रहो। तो लास्ट में एग्जांपल ली गई है, जैसे पावर ऑफ बुद्ध की बात की गई है कि इन्होंने अंगुलीमाल का एक डाकू था और वो मशहूर था कि जो भी कोई जंगल से गुजरता था उसकी एक उंगली काट लेता था, उसको मार देता था। और उंगली इसलिए काटता था कि वो रिकॉर्ड रखता था अपने पास कि मैंने इतने बंदे अब तक मार दिए। उसकी माला बनाकर जो है गले में डाल लेता था। और वो भी कोई इंसान ही था जो किसी समय पर भटक गया था अपने रास्ते से, बहुत सारे दुख उसने झेले,
जिसकी वजह से उसको गुस्सा आने लगा दूसरे लोगों के ऊपर, वो मानने लगा कि दूसरे लोग ही उसका दुख का कारण है, जिसकी वजह से मारना शुरू कर दिया उसने लोगों को, और धीरे धीरे ऐसे उसका जो है ऐसा काम करने की आदत और ज़रा डेवलप होती गई। और जब बुद्ध से उनकी भेंट होती है, मिलते हैं, तब भी वो इसीलिए आगे बढ़ता है मारने के लिए, लेकिन बुद्ध अपने मेंटल स्टेट को इस तरीके से डेवलप कर चुके थे कि जब वो भेंट हुई अंगुलीमाल की बुद्ध से, जब बातें हुई, तभी वो जो बिफर गया, गिर गया उनके पैरों में कि आप मेरी आंखें खोल दी है, रास्ता दिखा दिया है। तो इसी तरीके से जो है हेल्प होती है, जो पावर योग है। ओके, तो हमें जो है फॉलो करके चलना है, आगे करके चलना है, यही सच्ची पावर है। तो जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, आगे बढ़ते रहना। तो एक बार मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि ये जो स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल डिस्कस होते हैं, इनको आप कृपया डेली ज़रूर सुने। आप अपने लाइफ में जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, जो कोई भी आप गोल अप्रोच करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। वो पता होना चाहिए आपको कि ज़िंदगी में आपने करना क्या है, ज़िंदगी का असल लक्ष्य क्या है। ये जो भी आप गोल प्राप्त कर रहे हो, ज़्यादातर गोल लोगों के मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो मटेरियलिस्टिक गोल आप ज़िंदगी में पालोगे, लेकिन उसके लिए भी डेडिकेशन चाहिए। सो डेडिकेशन का स्रोत जो है आपको इस स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल्स में से मिल सकता है, और ज़िंदगी कैसे जीनी है ये भी आपको यहाँ से जो है इसके जो अंश जो है मिल सकते हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में चर्चा करने जा रहे हैं, व्हाट गोज अप माइट स्टे अप फॉर नाउ, स्टॉक्स ओवर वैल्यूड बट विल फ्लोट ऑन लिक्विडिटी। सो यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहे हैं कि अभी वो थोड़ा सा उछाल वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये आस लगाई जा रही है कि वो उछाल रहे, ताकि जो मार्केट है वो अच्छे से वहाँ पर लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो भी बरकरार रहे और अच्छे से मार्केट जो है वर्क करती रहे। तो भारत की जो स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं, सबसे फेमस हैं, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। तो कल यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 50,000 के ऊपर चला गया, और जो निफ्टी था वो 14,700 के ऊपर चला गया। तो कुछ लोग तो यहाँ पर शैंपेन की बॉटल्स को खोलना शुरू कर दिया कि अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेशन दी गई है ऐसे। तो कुछ लोग यहाँ पर उनको चिंता भी है कि ये बबल जो है पता नहीं कहाँ जाके फटेगा, ये उछाल 50,000 से ऊपर ही रहेगा या फिर ये नीचे आएगा कहीं पर, फिर 25 या 20,000 के आसपास फिर वहाँ पर आके फटेगा। तो कईयों को ये चिंता भी है, कईयों को खुशी भी है कि काफ़ी आगे चला गया। आगे बात कर रहे हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है सेंसेक्स में, वो है 34.42। तो इसका यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ₹1 की अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम ₹34.42 का स्टॉक आपको खरीदना होगा ये स्टॉक मार्केट में से, तभी आपको ₹1 की अर्निंग होगी। तो इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आएगा, वो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंसेक्स और निफ्टी, इन दोनों के अंतर्गत मोस्टली कितनी कंपनीज जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, हो सकती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेंसेक्स में कितनी कंपनीज जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जहाँ हो सकती हैं, और निफ्टी में कितनी हो सकती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कोई नहीं है कि जिसने भी कंपनी खोली जाकर जो है सेंसेक्स में रजिस्टर्ड हो जाएगा या निफ्टी में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही होती हैं। इनके कितने नंबर होते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बात कर रहे हैं कि जो प्राइस टू बुक रेशो है वो 3.39 की है। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि कोई भी कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं और जो उसके पास पैसा आ रहा है, उसमें जो लायबिलिटी है उसकी, उसमें क्या फ़र्क है। लायबिलिटी कहने का मतलब कि अगर किसी के पास पैसा कोई देगा, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, तो सबसे पहले तो वो कंपनी की लायबिलिटी देखेगा कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, कल को अगर कंपनी के साथ कुछ भी होता है, कंपनी घाटे में जाती है, कुछ भी होता है, क्या वो इतने काबिल है कि मेरा पैसा मुझे लौटा सके। ठीक है, तो इस हिसाब से डिसाइड होती है बुक वैल्यू। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशो की बात कर रहे हैं 3.39 कि कई बार ऐसे होता है कि जितनी यहाँ पर लायबिलिटी होती है, बुक वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर जो है पैसा आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि ओवर वैल्यू हो गया। अभी ये इतनी वैल्यू नहीं थी जितना पैसा जो है चला गया किसी कंपनी के पास, और अगर इस बुक वैल्यू के हिसाब से कम पैसा जाता है, ओके, तो फिर हम कह देते हैं कि अंडर वैल्यू हो गया। मतलब इतनी कंपनी इतनी भी खराब नहीं थी कि जितना कम पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है इन्वेस्टर्स ने भेजा है। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइस टू बुक रेशो की, ये 3.39 है। तो यहाँ पर ये अननेचुरल है कंपनीज के लिए कि वो जो है अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा जो है वैल्यू उसको एक्सेस जो है उसमें दिखाएं। ओके, एक्सेस हो जाए उनकी।
तो इसमें हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है कि क्या इसमें लगता है कि किसी ना किसी तरीके का हस्तक्षेप ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको खड़े रहना चाहिए, स्टे करना चाहिए, यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर बाहर आ जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, जो रिस्क होता है मार्केट का उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली यही होता है कि जो बाहर से जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो सिचुएशन देख लेता है भारतीय मार्केट की। अभी देख लेता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, किसी तरह की सिचुएशन खराब हो रही है मार्केट में, तो पैसा बाहर भी निकाल लेता है। और जब सिचुएशन सही लगती है तो इतना पैसा आ जाता है कि ओवर वैल्यू हो जाता है। और आगे बात कर रहे हैं कि लालच और घबराहट, यही दो चीज़ें हैं जो मार्केट को चलाती हैं। जब लालच होता है इन्वेस्टर को कि यहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर उस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है। और जब लगता है कि मार्केट सिचुएशन ख़राब होने वाली, फिर पैसा फिर बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की लिक्विडिटी की, कि एक नया ड्राइवर ऑफ कैपिटल हम मार्केट का हम इसको कह सकते हैं। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ जो वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया है कि मार्केट की सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए, तो वहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर जो पैंडेमिक के लिए रिस्पॉन्स किया गया, जो इकोनॉमिक डाउन टर्न हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग देशों की सरकारों ने जो है अपने सिटीजन्स को $12 ट्रिलियन तक की जो है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड की है। ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रिपोर्ट कौन दे रहा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ख़राब हो जाए, जहाँ फिर वो देश दिवालिया होने के कगार पे जो है आ जाए, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाए, तो उस समय ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस देश की मदद करती है। जैसे भारत की हुई थी 1991 के जो रिफॉर्म आए थे उस समय। तो उस समय भारत की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व बचा था। ओके, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, तो उससे भी हम तेल ही खरीदते थे जो अरब कंट्रीज़ थे वहाँ से। तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लग सकती थी, लेकिन उससे पहले ही रिफॉर्म्स का ढांचा तैयार किया गया, IMF से कंसल्ट किया गया। तो IMF ने भी कुछ कंडीशंस रखी थी कि जिस बिहाफ पे वो लोन देगी भारत को। ओके, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये उन्हीं की स्पीच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं की बात है। तो इस तरीके से भारत जो था क्राइसिस से बाहर आया। तो ये अभी की बात कर रहे हैं कि अभी भी पैंडेमिक का क्राइसिस आया था, तो $12 ट्रिलियन जो है अलग अलग देशों की सरकारों ने इसकी जो है सपोर्ट प्रोवाइड की है अपने अपने सिटीजन्स को, कि मार्केट जो है उसको उसकी सिचुएशन को सही किया जा सके, जो कैपिटल है, लिक्विडिटी है, उसको बरकरार रखा जा सके। और कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर बात की जा रही है, कैपिटल जो यहाँ पर बांटा गया, प्रॉफिटेबल डिप्लॉयमेंट भी उसकी हुई है पूरे वर्ल्ड में। इसके सिनेरियो को अगर हम जांच करें, देखें तो जो भी मॉनेटरी क्रिएशन की गई एसेट्स के लिए, जो भी लिक्विडिटी कैपिटल दिया गया, तो उसमें यह भी चीज़ ध्यान रखी गई कि जो ब्याज दर है उसको बहुत कम रखा गया, रिकॉर्ड लोस तक रखा गया। भारत ने बहुत सारे बैंकों से भी लोन लिया है पैंडेमिक के दौरान, जो जैसे फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ओके, उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो इन बैंकों से भारत ने भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेकर यहाँ पर काम चलाया हुआ है। और बहुत सारा लोन तो इसलिए भी लिया है कि जो वैक्सीन है इसकी ड्राइव कैसे करें, वैक्सीन कैसे प्रोवाइड करें। और जो सिचुएशन थी स्टार्टिंग में पैंडेमिक के बाद, जब पैसा ही नहीं था भारत सरकार के पास, तो उस समय पैसे की ज़रूरत थी, उसलिए भी भारत सरकार ने काफ़ी लोन लिया है उस समय। तो 10 ईयर US ट्रेजरी, US के खजाने की बात कर रहे हैं कि उसका यील्ड जो है 1.08% के आसपास है 10 सालों का। तो पॉलिसी रेट जो है यूरोप और जापान में इनको नेगेटिव कर दिया गया है। और जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है अलग अलग एसेट क्लासेस में, ताकि जो कि रिस्क को कम से कम रखा जा सके और रिवॉर्ड जो है उसको अपनाया जा सके, ताकि जो कि मार्केट्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वो अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पर जो फुटलूज कैपिटल इसी तरीके से जो है अलग अलग जो एमर्जिंग मार्केट्स है वर्ल्ड की, वहाँ पर पहुँच रहा है। तो अलग अलग देशों से किसी एक देश से दूसरे देश में जहाँ पर लग रहा है कि जो है रिटर्न ज़्यादा बड़ी आएगी, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जारी है और फुटलूज कैपिटल जो है वो पहुँच रहा है। आगे बात कर रहे हैं भारत की, कि भारत ने $23 बिलियन का जो था पोर्टफोलियो फ्लो भारत में आया था, इन्वेस्टमेंट आई थी भारत में इन 2020। ओके, तो पैनिक आउटफ्लोस हुए थे मार्च में, क्योंकि तब मार्च और सितंबर की बात करें तो इस समय सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लॉकडाउन लग चुका था। तो लॉकडाउन जब मार्च में लगा था, तो उस समय जब बहुत सारा पैसा भारत की मार्केट से चला गया था, निकल गया था, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी चली गई थी बाहर। तो उस समय हमारा जो रुपया था वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, US डॉलर के मुकाबले वो 77-78 के आसपास पहुंच गया था उस समय। तो अभी भी ये 73-74 के आसपास है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है पुरानी सिचुएशन के मुकाबले। हालांकि
इकोनॉमी दोनों मुल्कों की ख़राब है। तो ये तब की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं लगाया था। अमेरिका की मार्केट अच्छे से चल रही थी, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल कर यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि उनको विश्वास था कि अमेरिका लॉकडाउन नहीं लगाएगा, लेकिन बाद में वहाँ पर भी लगा। फिर सिचुएशन सेम सी होगी पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद बात कर रहे हैं कि जनवरी में 3 बिलियन से ज़्यादा का फिर दोबारा से यहाँ पर जो है फ्लो आया, पोर्टफोलियो फ्लो आया बाहर से। बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक्स में, ओके, काफ़ी बड़े नंबर्स में। और जो है लो रिटर्न जो है ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा चाहे फिक्स डिपॉजिट, मतलब अगर एफडी जैसे करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स करवाते हैं किसी और भी तरीके से, तो हालांकि उनको अभी लो रिटर्न मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है आ रही है। लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो यूएस की फेडरेशन है वो भी चाहती है कि जो मनी की सप्लाई है उसको इजी रखा जा सके, लिक्विडिटी सही रखी जा सके, और जो इन्फ्लेशन है जो यहाँ पर 2% से ऊपर जो जारी है, ओके, तो यहाँ पर उसका लेवल जो उसको सही किया जा सके, महंगाई दर जो है उसको जो है मेंटेन करके रखा जा सके। ऐसा ना हो कि इकोनॉमी में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग अप्रोच ही ना कर पाएँ, जो चीज़ ज़रूरी चीज़ जो लेना चाहते हैं वो उनको पहुँच ही ना उसकी हो पाए। तो मार्केट्स जो है उनको आगे ग्रो करना है, उनको जो है अपने लेवल्स को यहाँ पर आगे और बढ़ाना है, मेंटेन करना है। और जो यहाँ पर रियल इकोनॉमी है उनको यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा उनकी वैल्यूएशंस के बारे में, जो एसेट वैल्यूएशन है वो सही होनी चाहिए, ओके। अगर वो सही होती है तो फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, सही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जाएगी और अलग अलग कंपनीज खुलेंगी तो जो जॉब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है फोकस्ड होगी जो पॉलिसी है आपकी उसके ऊपर, चाहे भारत की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, चाहे भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी है। तो इन दोनों के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसी आपकी पॉलिसी होगी, उस हिसाब से जो है आपकी मार्केट जो है वर्क करेगी। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं वो अपने ही प्रोटेस्ट से जो है घिर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट और एक अनस्टॉपेबल फोर्स वो शिफ्ट हुई है और एक जगह के आकर जो है रुक चुकी है। और साथ ही बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने ऑफर भी किया है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो नए फार्म्स लॉज हैं उनको आने वाले 18 महीनों तक वो डिले कर देंगे, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रोक देंगे। तो कमेटी जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, तो उसने भी यहाँ पर कोशिश की है कि फार्मर्स और सरकार के बीच में जो भी यहाँ पर मुद्दे हैं, ठीक है, उनका सोल्यूशन यहाँ पर बाहर निकाला जाए, ओके। तो फार्मर्स यहाँ पर जब फार्मर्स की बात आई तो उन्होंने सीधे सीधे इसको भी रिजेक्ट कर दिया, इस कॉम्प्रोमाइज़ को भी, कि हम जो है आप जो सरकार हमें प्रपोजल दे रहे हो कि आप 18 महीनों तक आप इसको रोक दोगे, तो हमें ये भी मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रैक्टर रैली जो है उसकी प्लानिंग है फार्मर्स के द्वारा कि रिपब्लिक डे के दिन जो है ये भी एक ट्रैक्टर रैली बहुत बड़े पैमाने पर निकालेंगे भारत में। तो यहाँ पर लग तो ऐसा रहा था कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर टेम्परेरी रोल बैक किया है लॉस के मामले में, जैसे 18 महीने का यहाँ पर डिले दे दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि ऑन शेड्यूल जो है रैली, ट्रैक्टर रैली जो है वो निकलेगी। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम अर्ज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक इंडिपेंडेंट आप एक्शन लो, रियलाइज कराओ कि यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ऑन ग्राउंड उसके बारे में, जितने भी मेजर ग्रोइंग रीजन है पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पर कि एक्चुअल में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, ओके। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि खेती बाड़ी कि आने वाले समय में क्या फ़ायदे रहेंगे और अब की सिचुएशन क्या चल रही है। तो अभी हाल में जो कमेटी बनाई है वो तो काम कर ही रही है इसके ऊपर, और जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पर अर्ज किया जा रहा है कि आप अपने ही प्रदर्शन से खुद ही ना कहीं गिर जाएं, तो आप भी जो है इसका ध्यान रखिए। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे से चर्चा करते हैं जो नए फार्म लॉज यहाँ पर बनाए गए हैं, तो अभी की जो सिचुएशन है तो उस हिसाब से जो है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के हिसाब से ये अनवाइबल सिचुएशन चल रही है, ओके। तो जो नए फार्म लॉज अगर आए भी हैं, तो जैसे यहाँ पर भारत की बात करें तो अभी जितनी फसल हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है भारत सरकार का लग रहा है अगर इसको खरीदने में, जो एक्सेस प्रोडक्शन जो निकल रही है। और दूसरा जो डैमेज बहुत हो रहा है एनवायरनमेंट को, अगर सपोज करें पंजाब हरियाणा की भी बात करें तो गेहूं तो यहाँ की नेचुरल फसल है, ओके। तो गेहूं नेचुरल फसल है, तो उसको भी ज़्यादा झाड़ लेने के लिए किसान जो है वहाँ पर फर्टिलाइज़र छिड़कना पड़ता है, पेस्टिसाइड लगाने पड़ता है कि कीड़ा ना डल जाए, ओके, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने पड़ते हैं और बहुत रखवाली करनी पड़ती, तब जाके जो है फसल होती है। दूसरी और बात करें धान की,
चावल की, वो पंजाब और हरियाणा की नेचुरल फसल नहीं है, उसको ज़बरदस्ती लगाया जाता है। इसीलिए जो है ग्राउंड वाटर जो है पंजाब और हरियाणा का काफ़ी नीचे जो है चलता जा रहा है। तो एक स्टडी है जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि सबसे ज़्यादा जो वाटर कंजप्शन होती है ग्राउंड वाटर की, वो एग्रीकल्चर में होती है, ना कि जो हाउस होल्ड है उसके द्वारा। ओके, तो ये एक खतरनाक चेतावनी है। एनवायरनमेंट को भी हम खराब कर रहे हैं, एक्सेस प्रोडक्शन भी निकाल रहे हैं और जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। और एज अ रिजल्ट जब भारत सरकार इसको खरीद भी लेती है तो वो जो है गोदाम में पड़े हुए ऐसे सड़के जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो वैसे बर्बाद हो जाता है। और साथ ही साथ जो ज़मीन है वो भी जहरीली होती जा रही है ज़रा पेस्टिसाइड छिड़कने की वजह से। तो हमें जो है ये जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होती है भारत सरकार की ओर से राइस और वीट की, जिनके प्राइसेस जो है और जो है स्पोर्टिंग प्राइसेस सरकार वो भी बढ़ाती जा रही है, तो इनको रोकना होगा, इससे बाहर, इस सिनेरियो से ही बाहर आना होगा। तो फार्मर्स को भी यहाँ पर कहा गया था कि आप जो है बड़ी कंपनीज को आप जो है अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो अपने जो है जो आप खर्चा जो है उस हिसाब से आप वहाँ से डिमांड कर सकते हो। इसी हिसाब से फार्म लॉ बनाए गए हैं कि आपको जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाए कि आप अपनी फसल जो है उसको कहीं पर भी जाके बेच सकें सरकार के अलावा। तो बात जो की जा रही है कि जो कमेटी भी जो काम कर रही है कि नए रिफॉर्म जो लाए गए हैं अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ये फार्म लॉज कह रहे हैं। इसके अलावा बात करें दूसरी फसलों की, तो इंडिया अभी भी जो एडिबल ऑयल है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, अभी भी इनका इंपोर्ट करता है बड़े पैमाने पे बाहर के जो मुल्क है वहाँ से। तो क्यों ना जो हमारी फसलें हैं, जो ये फसलें जैसे गेहूं और धान है, इनको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया जाए, जो फसलें जैसे फ्लावर्स की हो जाए, जहाँ जैसे अभी मैंने बात की एडिबल ऑयल की, फ्रूट्स की, तो इसमें इसको जो है कन्वर्ट किया जाए। तो इनकी मार्केट्स भी जो है भारत में जो है काफ़ी ग्रो करेगी आने वाले समय में। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर बात करें फार्मर्स की, तो वो अनविलिंग नज़र आ रहे हैं कि वो किसी तरह की भी नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो नए फार्म लॉज हैं उनको पूरी तरह से आप रिपील कर दो। ओके, तो गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है और उसकी पोस्टपोन की बात कर रहे हैं कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको पोस्टपोन कर देंगे 18 महीनों के लिए। तो दोनों साइड जो है रिजिडिटी देखने को मिल रही है, कोई सोल्यूशन जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि सोल्यूशन आएगा। और यही होप लग रही है कि आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ बेटर सेंस जो है आने वाले समय में प्रिवेल करे और जो फार्मर्स है वो अपनी जो यहाँ पर धरना है, प्रोटेस्टिंग है, वो यहाँ पर से उठाएं दिल्ली में से और वापस अपने घरों में जाएं। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको दोनों आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।